Hello बच्चों and welcome to this another video of JEE Main Solution Series. जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट शिफ्ट का हमने बेसिकली सॉल्यूशन वहाँ पे डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड शिफ्ट का वीडियो मतलब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि 24 जनवरी को ही हुआ था. ठीक है. पैटर्न वैसा ही रहेगा डिस्कशन का जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. हम पहले थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे या किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे. 11th और 12th का भी बेसिकली डिवीजन देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये देखेंगे कि लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो था वो कैसा था, मतलब इजी लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था या डिफ़िकल्ट लेवल का था. ठीक है. स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले डिवीज़न 11th और 12th बेसिस पे अगर हम डिवीज़न देखें तो 12th क्लास से 53% जो है ये 53% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कवर हुआ था और 11th क्लास से 47% ऑफ द क्वेश्चन जो है कवर हुआ था. ठीक है. ये यहाँ पे मैं फिर से ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं. जो भी एनालिसिस हुआ है वो उन्हीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे हुआ है. ठीक है. मोर और लेस क्वेश्चन जो है जेई पेपर के ही लाइन पे हैं जो कंडक्ट हुआ था. इस डेटा पे आप रिलाई कर सकते हैं. ठीक है. 12th और 11th का परसेंटेज अगर आप देखें तो नियर अबाउट फिर से इक्वल वेटेज ही था, मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11th से थे उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 12th से भी थे. ठीक है. 11th और 12th में से दोनों क्लास में से किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था इस पेपर में. नाउ कमिंग टू द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम 11th का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन जो थे वो ऑसिलेशन से थे, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स से थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे इस बार इस पेपर में. फिर उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, वर्क एनर्जी पावर और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन जो थे वो थ्रू आउट द चैप्टर सभी चैप्टर से बेसिकली पूछे गए थे और ग्रेविटेशन से स्पेसिफिकली ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे. ठीक है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है कवर हुआ है. यहाँ पे बस एक वेव जो है वेव चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है. अगर हम 12th की बात करें तो 12th में कम्युनिकेशन सिस्टम से आया, न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर, फिर रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म से यहाँ पे सवाल भी थे और फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से 12th में भी यूनिफॉर्म डिवीजन थे, मतलब सारे चैप्टर से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए थे. देखा जाए तो आपको फिर से 11th और 12th पूरा रिवाइज करके जाना था अगर आप इस पेपर में अच्छा करना चाहते थे तो. ठीक है. कोई भी चैप्टर जो है आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते थे. जेई ने पूरे रेंज पर क्वेश्चन जो है यहाँ पे फ्रेम किया था. ठीक है. अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे या कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते थे, कितने समय में सॉल्व कर सकते थे. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज. यहाँ पे 2 रिंग्स थे जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो था वो लैम्डा था. एक का रेडियस R1 था और एक का रेडियस R2 था. सेंटर O पे अपने को पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना था. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं. सिंस जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग के सारे पॉइंट्स जो हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट इज रेडियस R2 डिस्टेंस पे है, और इनर रिंग जो है उसके भी सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं जो कि रेडियस R1 पे है. तो अगर मैं इसका टोटल चार्ज Q2 मान लेता हूँ आउटर रिंग का और इनर रिंग का टोटल चार्ज Q1 मान लेता हूँ. ठीक है. तो आउटर रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K Q2 बाई R2 और इनर रिंग की वजह से हो जाएगा K Q1 बाई R1. नाउ Q2 की वैल्यू हम लैम्डा के टर्म्स में दे सकते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है दोनों का. Q2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू सर्कमफरेंस ऑफ दिस सेमी रिंग, दैट इज पाई R2.
सो इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी k टाइम्स इंटू लैम्डा पाई R2 डिवाइडेड बाई R2, और Q1 के लिए हो जाएगा k टाइम्स लैम्डा पाई R1 डिवाइडेड बाई R1। सो R1 से R1 कटा, R2 से R2 कटा, k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलन रखेंगे यहाँ पे तो पाई भी कट जाएगा। सो ओवरऑल आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलन। ठीक है, सो इस एनालिसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, इजी साइड में ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखो, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम था। लेट गामा 1 बी द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा आपको पता है कि एडिबेटिक कोफिशिएंट जो होता है वो Cp/Cv के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, सो गामा 1 इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस एंड गामा 2 बी द सिमिलर रेशियो ऑफ डायटोमिक गैस। तो गामा 1 एडिबेटिक कोफिशिएंट है मोनोएटॉमिक गैस का, और गामा 2 जो है वो है एडिबेटिक कोफिशिएंट ऑफ डायटोमिक गैस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1 बाई गामा 2? ठीक है, तो गामा 1 की वैल्यू Cp/Cv के बराबर है, जिसको हम 1 + 2/f के बराबर भी कर सकते हैं। सो मोनोएटॉमिक के लिए f की वैल्यू होती है 3 के बराबर। सो इस वजह से गामा 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/3, और गामा 2 की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, हेंस उसकी वैल्यू हो जाएगी 7/5। सो गामा 1 बाई गामा 2 आप करेंगे, अगर गामा 1 बाई गामा 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/21। सो करेक्ट आंसर विल बी 3। सो ये भी इजी टू मॉडरेट साइड में ही प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं था। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान होता तो आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस प्रॉब्लम में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बेसिकली ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ? सो डी ब्रोगली वेवलेंथ में कंपैरिजन करना है फॉर अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। सो जैसा कि आपको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो h बाई मोमेंटम के बराबर होता है, और मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सो काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर ऑल, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ पर कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली यहां से आप देख सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, इसमें न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होते हैं, मतलब, और प्रोटोन जो है वो सिंगल प्रोटोन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के मास से भी कम है। हेंस लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड वन। सो ये भी डायरेक्ट प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, इजी साइड में ही था प्रॉब्लम ये। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ग्रेविटेशन के ऊपर ये सवाल था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 into 10⁶ किलोमीटर, then the distance of an imaginary planet from sun if its period of revolution is 2.83 years is। ठीक है, अर्थ जो है उसका डिस्टेंस दे रखा है, और अर्थ का आपको टाइम पीरियड पता है, सन के अराउंड 1 साल का होता है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर कोई दूसरा इमेजिनरी प्लैनेट है जिसका रिवोल्यूशन जो है 2.83 ईयर्स है, तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा सन से। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम केपलर्स लॉ का यूज कर सकते हैं। एज वी नो डैट time period square is directly proportional to r cube, therefore t1 square by r1 cube is equal to t2 square by r2 cube। so time period of earth इधर हम डाल सकते हैं ईयर्स में 1 का स्क्वायर, और r की वैल्यू दे रखी है 1.5 into 10⁶ का क्यूब। इधर टाइम पीरियड ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट डाल सकते हैं, दैट इज 2.83 का स्क्वायर, और रेडियस जो कि अपने को निकालना है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से R2 की वैल्यू आएगी 3 into 10⁶ किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड।
सो फिर से ये क्वेश्चन जो था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसको इजी टू मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है, ठीक है। सिंपल केपलर लॉ के ऊपर क्वेश्चन था ये। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से टेलीकम्युनिकेशन से आया था जो कि इजी साइड में ही था। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो वी हैव टू मैच द लिस्ट ऑफ 1 विथ लिस्ट ऑफ 2। सो इधर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स दिए हुए हैं और इसको मैच करना है उसके बैंडविड्थ से, ठीक है। सो अगर मैं नीचे से अप्रोच करूँ, सबसे पहले अगर मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का देखूँ तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो बैंडविड्थ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू का सिग्नल को वो प्रोपेगेट करता है। हेंस डी का जो रिलेशन होगा वो थर्ड के साथ होगा। इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो डी का ऑप्शन जो है थर्ड के साथ सिर्फ ऑप्शन ए में है, मतलब बाकी सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ऑप्शन 1 आप टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यही थी कि कोई भी एक ऑप्शन अगर आप टिक कर ले तो फिर एक या दो भी अगर आप टिक कर ले तो बहुत मतलब सारे फिगर आउट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मतलब चारों अगर याद नहीं है, एक या दो भी याद है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो जैसा मैंने यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये बैंडविड्थ यहाँ पे गेस किया और उसके बाद फिर देखा कोई भी ऑप्शन और अवेलेबल नहीं था, सो डायरेक्टली हम इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। सो फिर से ये मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप गेस वर्क के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था। देन द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट इन द डायग्राम इज। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी और यहाँ पे बल्ब है जो कि बेसिकली आउटपुट ले रहा है। सो अपने को कमेंट करना है कि ये सर्किट जो है ये किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है। सो इसको फिगर आउट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ए, बी और वाई का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्किट जो है इधर से भी कंप्लीट हो रहा है और एक सर्किट इधर से भी कंप्लीट होने के चांसेस है अगर ए और बी दोनों क्लोज हो जाए तो, ठीक है। सो अगर मान लो ए ओपन रह जाए और बी भी ओपन रह जाए तब भी ये वाला सर्किट तो चलेगा, ये वाला सर्किट तो कंप्लीट है, इसका मतलब वाई विल ग्लो मीन्स वाई विल गेट द आउटपुट। अगर मान लो ए क्लोज हो जाए लेकिन बी ओपन रहे तब भी इधर वाला सर्किट जो है ये तो अभी भी क्लोज्ड है, मीन्स वाई विल स्टिल गेट द आउटपुट, मीन्स बल्ब विल स्टिल ग्लो। अगर मान लो ए ओपन है और बी क्लोज है, फिर से इधर से फर्क नहीं पड़ेगा, वाई विल स्टिल गेट द आउटपुट एंड बल्ब विल ग्लो। अगर ए और बी दोनों ही क्लोज हो जाए, अब दोनों क्लोज हो जाए तो ये बल्ब जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इधर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब वाई विल नॉट गेट द आउटपुट, इट विल बी 0। सो ये जो ट्रूथ टेबल है ये नंद गेट का है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। सो इस तरीके से ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम माना जा सकता है क्योंकि यहां पे आपको इस तरीके से एनालिटिक्स इसमें लगाना था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a long solenoid is formed by winding 70 turns per centimeter, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलोनॉइड इज। तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इट इज अ लॉन्ग सोलोनॉइड, सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो म्यू नॉट एन आई आएगा। सो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू जो है वो है 70 टर्न्स पर मीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 70 इंटू 100 टर्न्स पर मीटर, मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो, इंटू आई दैट इज 2। सो पाई की वैल्यू और इन सब का आप अगर कैलकुलेशन बैठाएं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा आपको 176 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लॉन्ग सोलोनॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल जाता, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो ये भी क्वेश्चन बेसिकली इजी साइड में ही था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। सो फिर से ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन के ऊपर था। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ चाहे अर्थ सरफेस से नीचे जाओ, दोनों तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो घटती है।
फॉर्मूला वाइज अगर हम चले तो एज यू गो अप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स gm by r plus h का होल स्क्वायर, एंड एज यू गो डाउन इट बिकम्स gm by r क्यूब इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो घटती ही है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट अ हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस इज if h इज इक्वल टू d। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बराबर है तो gm बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी gm बाई आर क्यूब 1 माइनस डी बाई आर। सो gm से gm काट दो और इसको आप सॉल्व करो अगर, तो सॉल्व करने पे देख रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई रिलेशन आ नहीं रहा है कि h और d दोनों बराबर होंगे, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका मतलब योर करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये ईएमएफ का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्ट प्रॉब्लम था ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विथ एन angular speed of omega normal to uniform magnetic field B about an axis passing through one of the rod as shown in the figure, then the induced EMF will be। so यहाँ पे रॉड है, इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा के साथ। so इसमें इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा जा सकता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जनरली ये फॉर्मूला क्लास इलस्ट्रेशन में बताया जाता है और ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड। वैसे देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अगर आपने स्कूल के लिए प्रिपेयर किया होगा प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए तब भी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहा होगा। ठीक है, सो काफी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था और ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। When a beam of white light is allowed to pass through convex lens parallel to principal axis, then different colors of light converge at different point of the principal axis after refraction. This is called. So question में ये बोला गया कि अगर यहाँ पे एक convex lens है और यहाँ पे लाइट जो है अलग अलग कलर का इस पे इंसिडेंट हो रहा है, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, ऐसे करके बहुत अलग अलग लाइट्स हैं। सो कन्वर्जेंस किसी का इधर है, कन्वर्जेंस किसी का इधर है, कोई यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, कोई यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेंस दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबेरेशन। सो आंसर विल बी सेकंड। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड था और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था, बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम था ये। ठीक है, ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये डायमेंशन का प्रॉब्लम था, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर था बेस्ड। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, देन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है इन तीनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के थ्रू। सो हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी। सो यहाँ पे अपने को डायमेंशनल यूज करके ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सो फ्रीक्वेंसी इज आर रेज़ टू पावर ए, डेंसिटी रेज़ टू पावर बी एंड सरफेस टेंशन रेज़ टू पावर सी। सो लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन को यहाँ पे मैच करना था। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, सो लेफ्ट साइड का डायमेंशन हो जाएगा टी रेज़ टू पावर -1, दिस इज रेडियस, सो लेंथ रेज़ टू पावर ए। डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, सो ये हो जाएगा m इंटू एल माइनस क्यूब रेज़ टू पावर b, एंड सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, मतलब ये हो जाएगा mt माइनस 2 रेज़ टू पावर c। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन को मैच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में t का डायमेंशन -1 है, तो राइट साइड में भी t का डायमेंशन -1 होना चाहिए। देयरफॉर सबसे पहला इक्वेशन आएगा -1 इज इक्वल टू -2c। लेफ्ट साइड में लेंथ का डायमेंशन 0 है, तो राइट साइड में भी लेंथ का डायमेंशन 0 होना चाहिए, हेंस 0 इज इक्वल टू a माइनस 3b। लेफ्ट साइड में m का डायमेंशन 0 है, सो राइट साइड में भी m का डायमेंशन 0 होना चाहिए, हेंस तीसरा इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू b प्लस c। सो यहां से सबसे पहले c की वैल्यू आ गई, दैट इज हाफ। c की वैल्यू आ गई तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इट विल बी -12।
सो b की वैल्यू आ गई, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो गई -3/2। सो a b c तीनों मिल गया है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। सो डायमेंशनल यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। 2 से 3 मिनट लगता है इस प्रॉब्लम को। सो हम इसको इजी से मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखिए, सर्कुलर मोशन का बेसिकली प्रॉब्लम है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सो क्वेश्चन रीड्स दैट a body of mass 200 gram is tied to a spring of a spring constant 12.5 Newton per meter, while the other end of the spring is fixed at point O. एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक साइड में ब्लॉक है और दूसरा वाला साइड फिक्स है और उसको सर्कल में घुमाया जा रहा है। If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed of 5 radian per second, then the ratio of extension in the spring to its natural length will be। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे फिगर आउट करना है कि जो एक्सटेंशन हो रहा है और जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है उन दोनों का रेशियो क्या होगा। सो सबसे पहले अगर हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो जैसा अगर मान लो ये ब्लॉक जो है ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कोई ना कोई फोर्स करना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसको kx, वेयर x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। Hence we can say that kx is equal to m omega square into radius of this block. Radius of this block will be L plus x, where L is the natural length and x is the extension. अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो टोटल लेंथ जो होगा सेंटर से इसका वो हो जाएगा L plus x। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं आप। k की वैल्यू 12.5 है, 12.5x। m की वैल्यू 200 ग्राम है, सो ये हो जाएगा 200/1000 SI यूनिट में। ओमेगा की वैल्यू 5 है, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा L plus x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये दोनों जीरो कट गए, ये 10 कट गया, सो x को आप इधर ले आओ, सो ये हो जाएगा 7.5x इज इक्वल टू 5L। सो x बाई L की वैल्यू हो जाएगी 5/75 मीन्स 50/75। 50/75 मीन्स ये हो जाएगा 10/1 एंड 255। 5 से डिवाइड किया तो 10/15 हो गया, फिर इसको काटेंगे तो 2/3। सो रेशियो विल बी 2:3। करेक्ट आंसर विल बी 3rd। ठीक है, सो इजी टू मॉडरेट साइड में ये प्रॉब्लम था, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ये बेस्ड था और इस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता था। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेल ऑफ EMF 90 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर ईच ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ द वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। सो यहाँ पे एक सर्किट है और एक वोल्ट मीटर का यूज करके एक रेजिस्टर के ऊपर यहाँ पे रीडिंग लेने की कोशिश की जा रही है। देन वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी का EMF है 90 वोल्ट। इसको 2 सीरीज रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया गया है, दोनों का रेजिस्टेंस है 100 ओम। इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। अब एक वोल्ट मीटर का यूज करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 400 ओम। सो इसकी रीडिंग अपने को पता करनी है। सो सर्किट ये आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पे इस पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालेंगे। सो टोटल करंट I विल बी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी योर 80। 400 और 100 का आप इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में, दिस विल बी 80। सो 100 + 80 इज 180। सो I की वैल्यू हो जाएगी 90/180 मीन्स 1/2 एम्पियर। सो करंट अगर 1/2 एम्पियर जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा करंट इंटू R इक्विवेलेंट आएगा। सो V विल बी हाफ इंटू 80, सो दैट इज 40 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 1। जो वोल्टेज आएगा वहां पे I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। R इक्विवेलेंट हम पहले ही निकाल चुके थे, दैट इज 80। सो दिस विल बी योर आंसर। सो मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था ये,
आप पैरेलल और सीरीज डिवीजन में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो काफ़ी जल्दी इस प्रॉब्लम को आप कर सकते थे, और नहीं तो अगर आप थोड़ा टाइम भी लेंगे तो इसमें 3-4 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। सो इस वजह से मैं इसको मॉडरेट साइड में रख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय Ex इज इक्वल टू दिस एंड By इज इक्वल टू दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन z डायरेक्शन। ये इस इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट इज, सो एज वी नो दैट बी नॉट जो होता है वो ई नॉट बाई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो ओमेगा बाई के के बराबर होता है। इस वजह से ओमेगा बी नॉट के ई नॉट के बराबर हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर ये बेस्ड था क्वेश्चन, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ये भी इजी लेवल का प्रॉब्लम था, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट ही था प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम था। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ये ऐसा ग्राफ दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 0 to 10 सेकेंड इज। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो अपने को निकालना है 0 से 10 सेकेंड में। सो नाउ सिंस यू नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। एंड सेकेंड थिंग, जो एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर है वो एरिया को हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो एरिया इस टाइम एक्सिस के नीचे है वो एरिया निगेटिव मानते हैं। सो व्हेन यू ऐड दिस पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स देन यू गेट डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव इन सबको ऐड करके डिस्प्लेसमेंट आएगा। बट व्हेन यू कैलकुलेट डिस्टेंस, तो जो एरिया निगेटिव था वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 8 इंटू 2, फिर इसका एरिया दैट इज 4 इंटू 2, ये माइनस होगा, फिर इसका एरिया दैट इज 4 इंटू 4, और फिर लास्ट में ये वाला एरिया जो कि माइनस होगा दैट इज 2 इंटू 4। सो टोटल एरिया इज 32 माइनस 16, मतलब ये हो जाएगा 16, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्टेंस जो होगा, जो हमने यहां पे माइनस किया वो सब ऐड हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस विल बी 32 प्लस 16, दैट विल बी 48। सो रेशियो विल बी 16 by 48, दैट इज 1:3। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 4। सो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था ये, और इसको मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है। ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम था या काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम था। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि असर्शन रीजन बेस्ड था। प्रॉब्लम देखो, असर्शन ए इज गिवन, स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो बहुत ही सही स्टेटमेंट है। ब्रिजेस और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम हमेशा उसमें स्टील लगाते हैं, स्टील का यूज किया जाता है। रीजन इज स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। तो इसी रीजन की वजह से हम स्टील को ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी जैसा आपको पता होगा, द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। तो स्टील की टेंडेंसी जो है वो रिगेन होने की सबसे ज़्यादा होती है, वो ओरिजिनल लेंथ में वापस बहुत ही जल्दी पहुंच पाता है। सो ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इस वजह से योर आंसर विल बी आंसर 3rd। बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो असर्शन रीजन बेस्ड। सो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट। सो जैसा आपको पता है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g के बराबर होता है। माउंट एवरेस्ट पे g की वैल्यू घट जाएगी, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे g की वैल्यू घटेगी। अभी भी एक प्रॉब्लम भी आया था पहले। सो अगर g की वैल्यू घटी तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो पेंडुलम तो स्लो हो जाएगा ना, पेंडुलम फास्ट थोड़ी ना हो जाएगा। जो ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर टाइम में जो हो रहा था अब ज्यादा टाइम में हो रहा है,
ज़्यादा टाइम में होगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन आर देखते हैं क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, सो ये भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a photon is emitted in transition from 4 to 1 level in hydrogen atom, then the corresponding wavelength. So एक ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे। सो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ अपने को निकालना है। सो एज पर बोर मॉडल वी कैन से दैट hc by lambda is equal to 13.6 minus 1 by 4 स्क्वायर। hc की वैल्यू आप यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालेंगे तो लैम्डा विल कम इन एंगस्ट्रॉम, और ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 94.1 नैनोमीटर के बराबर। सो काफ़ी डायरेक्ट प्रॉब्लम था, करेक्ट आंसर विल बी आंसर 1। ठीक है, तो बोर मॉडल का ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो थर्मोडायनेमिक का प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम देखो, इन एन आइसोथर्मल चेंज द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड इट इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों प्रोसेस को, ये अपने को फिगर आउट करना है। सो इसको निकालने के लिए, ठीक है, जैसे अगर हम इसको फिल्टर आउट करें तो ये और ये तो हट ही गया, क्योंकि आइसोथर्मल में स्ट्रेट कर्व तो होता नहीं है। ठीक है, पीवी कर्व जो है कभी भी स्ट्रेट कर्व नहीं होता, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। ये क्लास इलस्ट्रेशन होता है जनरली। अब बचा ये दोनों कर्व, तो इन दोनों कर्व में फिगर आउट करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैं P को फिक्स कर देता हूं। सो P अगर फिक्स हुआ, ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ थर्ड कम हो रहा है टेम्परेचर 3 के लिए, और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर फर्स्ट के लिए। ठीक है, बाई इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, अगर P इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये गलत है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मैंने P फिक्स करके ये देखा कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा था, इस वजह से आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एनालिटिकल प्रॉब्लम था, इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। इजी टू मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। ये वेक्टर का प्रॉब्लम था। इफ 2 वेक्टर्स p इज इक्वल टू i कैप प्लस 2mj कैप प्लस m कैप एंड q इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, m की वैल्यू निकालनी है। सो अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 के बराबर होता है। सो p डॉट q अगर किया जाए तो इट विल बी 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, m माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 4th। काफी इजी प्रॉब्लम था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था इसमें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो यहां से आपका इंटीजर स्टार्ट होता है, सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर हो चुके हैं, यहां से अब आपका इंटीजर स्टार्ट होगा। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विथ रेडियस r एंड लेंथ l हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। Now a concentric solid cylinder of radius r dash is equal to r by 2 and length l dash is equal to l by 2 is caned out of the original cylinder. If I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder, then I1 by I2 is. तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इसमें बहुत सारे लाइन्स हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हमेशा आपको लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। मीन्स जितने भी लाइन्स दिए हुए हैं हर एक लाइन से आप इंफॉर्मेशन निकालिए, और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर आप देखिए कि फाइनली निकालना क्या है, आंसर में क्या पूछा जा रहा है या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला लाइन तो ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है।
तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर बना दिया और इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 के बराबर है। इसका मतलब I1 की वैल्यू हो जाएगी mr² के बराबर, सॉलिड सिलेंडर है क्योंकि, और m हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा इसका πr² मतलब, सो ये हो जाएगा πr²L इंटू r²/2। अब क्या किया गया, इस सॉलिड सिलेंडर में से L/2 लेंथ और R/2 रेडियस का एक सिलेंडर को कार्व्ड आउट किया गया, मतलब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हटा दिया गया। सो I2 की वैल्यू हो जाएगी m डैश R/2 का होल स्क्वायर/2। अब इसका जो मास होगा ये हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू पाई R/2² इंटू L/2 इंटू R/2² डिवाइडेड बाई 2। सो ये I1 है और ये I2 है। सो I2 में आप देख सकते हैं कि नीचे के जो फैक्टर्स है वो बढ़ रहे हैं, यहां से 4, यहां से 4 मीन्स 16 इंटू 2 32। सो वी कैन से दैट I1 by I2 इज इक्वल टू 32। सो 32 विल बी योर आंसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम को हमेशा आपको इस तरीके से अप्रोच करना होता है, तभी आप इसमें बहुत ही जल्दी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप एक ही बार में सब कुछ समझना चाहेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, आपको फिगर आउट करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से प्रॉब्लम का अप्रोच करना था, मॉडरेट साइड के प्रॉब्लम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला प्रॉब्लम है ये SHM का प्रॉब्लम था। A mass m attached to free end of a spring executes SHM with a time period of 1 second. If the mass is increased by 3 kg, the period of oscillation increases by 1 second. Then the value of m is. So initially spring block system है, तो time period will be 2 pi under root m by k. इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, अब जब मास को 3 किलो से बढ़ाया गया तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड से बढ़ गया। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन बनेगा 2 pi under root m plus 3 by k इज इक्वल टू 1 plus 1 दैट इज 2। दोनों को डिवाइड कर दो m निकालने के लिए। दोनों को डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा रूट m by m plus 3 इज इक्वल टू 1 by 2, k और 2 pi कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो। सो 4m विल बी इक्वल टू m plus 3। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1 के बराबर। सो मास इज 1 किलो। सो अच्छा प्रॉब्लम था ये, मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड भी था और थोड़ा सा सॉल्विंग भी था इसमें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X240 is 200 mega electron volt. The energy released if all atoms in 120 gram of pure X240 undergo fission is. एक एटम से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो इतने ग्राम अगर X को लिया जाएगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ये अपने को फिगर आउट करना है। सो ये फिगर आउट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगा 120/4 240 दैट इज इट इज हाफ। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी हाफ इंटू 6 इंटू 223, बट अब नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर दिया हुआ ही है। एक एटम से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो इतने नंबर ऑफ एटम से कितना एनर्जी रिलीज होगा। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी 200 इंटू हाफ इंटू 6 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये दो कट गया, ये 100 हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी 6। ठीक है, तो ये भी इजी प्रॉब्लम था, काफी डायरेक्ट प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, इस तरीके से इसको आप कर सकते थे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 15 picofarad. Now the separation between the plate becomes twice and the space between them is filled with a medium of dielectric constant 3.5. Then the capacitance becomes x/4. What is the value of x? Again language problem है, बहुत सारे लाइन्स हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब प्लेट्स हैं और उसके बीच में हवा है, देन कैपेसिटेंस इज 15 picofarad, दैट मीन्स A epsilon naught by D is equal to 15 picofarad. एंड जो दूसरा इक्वेशन है, when plate becomes separation between the plate becomes twice and space is filled with dielectric constant 3.5, इसका मतलब A
इंटू 3.5 एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, इसकी वैल्यू अपने को पूछी जा रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल गई, और डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया तो ये d से 2d हो गया। सो इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 3.2 तो 3.5 बाई 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज 15। सो ये 10 हो गया। इसको x बाई 4 के टर्म्स में अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 हो गया और ये 3 से कट गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 15 10 105 बाई 4, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 105। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी इजी टू मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force, that is t I cap plus 3t square j cap, where I cap and j cap are the unit vectors. Then the power developed by above force at t is equal to 2 seconds. तो पावर का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट इफ f इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, देन दिस कैन बी रिटन एज m इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। मास की वैल्यू 1 kg है, तो इस वजह से m को 1 रख देंगे। सो वी कैन से डायरेक्टली दैट v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप बाई 2 प्लस टी क्यूब j कैप। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल जो लिमिट होगा वो 0 होगा। डायरेक्टली वेलोसिटी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो टू कैलकुलेट द पावर नाउ हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। एफ डॉट वी गिव्स द पावर ऑफ एनी फोर्स, सो पावर विल बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दिस विल बी टी क्यूब बाई 2 प्लस इन दोनों का डॉट, दैट इज 3 इंटू टी रेस्ट पावर 5। सो टी की वैल्यू 2 रख दो, पावर मिल जाएगा। सो दिस विल बी 8 बाई 2 दैट इज 4 and this will be t raised to power 5. So 2 raised to power 5 is 2, 4, 8, 16, 32. 32 into 3 मतलब ये हो जाएगा 6, 9 प्लस 4, इसका मतलब ये हो जाएगा पावर हो जाएगा 100। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। ये मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम था। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना था, इसको इंटीग्रेशन भी करना था, सॉल्व भी करना था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ अ कॉपर wire is stretched to increase its length by 20%, then the percentage increase in length in resistance of the wire is। लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है तो अपने को ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितने परसेंट से बढ़ेगा। ठीक है, सो इनिशियल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ इज इंक्रीज। नाउ इफ लेंथ विल इंक्रीज देन एरिया विल डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहना है। सो इनिशियल लेंथ इंटू एरिया, दिस इज द वॉल्यूम, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और जो नया लेंथ आने वाला है जो हम करने वाले हैं वो है 1.2L इंटू ए डैश। सो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी a बाई 1.2। देयरफॉर आर डैश विल बी रो इंटू 1.2L डिवाइडेड बाई a बाई 1.2, दैट इज 1.44 रो एल बाई a। देयरफॉर परसेंटेज चेंज विल बी r डैश माइनस r बाई r इंटू 100। सो वैल्यू जिन दोनों का पुट करो यहाँ पे, रो एल बाई ए जो है यहाँ से कॉमन निकल के कट जाएगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 44%। सो करेक्ट आंसर विल बी 44%। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम अच्छा था, मॉडरेट साइड में इसको रख सकते थे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। जनरली जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं और सिर्फ लेंथ के इंक्रीमेंट को ही देख पाते हैं, तो एरिया को वैसा का वैसा ही रख लेते हैं। अगर एरिया को आपने ए का ए ही रख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट हियर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे। सिंगल टर्न करंट लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 5, 12 एंड 30 सेंटीमीटर इज कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो साइड है 5, 12 एंड 13। इसका मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 साइड हो गया। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल विथ दिस एंड टू बी एट 90 डिग्री। इस लूप में 2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। नाउ सेकेंड लाइन देखते हैं। द लूप इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट इन 13 सेंटीमीटर।
सो मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल लगाया गया है 13 सेंटीमीटर वाले लेंथ के, जिसकी वैल्यू जो है वो 0.5 टेस्ला के बराबर है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 5 सेंटीमीटर साइड विल बी x by 130 न्यूटन, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने को इस पे फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है 5 सेंटीमीटर वाले लेंथ पे। तो जैसा आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का लेंथ इधर इस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो फोर्स कैन बी गिवन एज I इंटू डी एल क्रॉस बी। इसका मतलब ये हो जाएगा I इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, I की वैल्यू 2 है, DL की वैल्यू 5 है, SI यूनिट में 5/100 हो जाएगा, B की वैल्यू 0.75 है, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू 12/13। सॉल्व कर लो इसको, ये 100 हो जाएगा, अपने को फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अपने को 130 के टर्म्स में लाना है, ठीक है। सो ये 3 से गया, 4 से गया 25, फिर 1 0 ये कट गया और ये कट गया 3, इसका मतलब ये आ जाएगा 9/130। सो करेक्ट आंसर ऑफ x विल बी 9। सो अच्छा प्रॉब्लम था, एनालिटिकल प्रॉब्लम था, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं, मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो ये LR सर्किट के ऊपर है, प्रॉब्लम देखते हैं। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 12 ओम एंड 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स विथ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी are connected to an ideal battery with EMF of 12 volt as shown in the figure। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं और 2 इंडक्टर्स हैं, इसको कनेक्ट किया गया एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 12 ओम है और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 मिली हेनरी के बराबर। देन द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्विच हैज बीन क्लोज्ड इज। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम इंडक्टर का बिहेवियर देखें तो वो एक स्ट्रेट वायर की तरह हो जाता है, तो ये एक वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वायर की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों आर जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे। सो करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R/3। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 इंटू 3/12। सो करंट विल बी 3 एम्पियर। सो टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगा वो 3 एम्पियर के बराबर होगा। सो ये एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड था, आपको t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर होता है इंडक्टर का वो पता होना चाहिए था, तो इससे ये प्रॉब्लम को आप कर सकते थे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो हवा में जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का वो 18 सेंटीमीटर है। नाउ द चेंज इन लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। अब जब इसको हम वाटर में इमर्ज करें तो नया फोकल लेंथ जो भी आएगा उसका डिफरेंस देखना है ओरिजिनल वाले के रिस्पेक्ट में। सो वी कैन से दैट अगर जब ये हवा में था ओरिजिनली, देन 1/18 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/2/r बाई लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बाई लेंस मेकर फॉर्मूला से हम ये बोल सकते हैं। और जब ये इसमें है पानी में है तो 1/f' विल बी इक्वल टू 1.5/4/3 माइनस 1 इंटू 2/r बाई लेंस मेकर फॉर्मूला। अगेन 2/r की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो। सो ये वैल्यू हो जाएगा ये हो गया 3 ऊपर चला जाएगा तो 15 4.5। सो 4.5 माइनस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5/4 इंटू 2/r। 2/r की वैल्यू हो जाएगी 1/18 इंटू 0.5। सो 0.5 कट गया, इसका मतलब f' की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 4 दैट इज 32,3,437 72 सेंटीमीटर। हेंस चेंज आ जाएगा f' माइनस f दैट इज 72 माइनस 18। सो इट विल बी इक्वल टू 4 6 माइनस 1 54। 12 में से 8 गया 4 एंड 6 माइनस 1 इज 5। सो दिस विल बी योर 54 आंसर। सो लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट साइड में इसको तुम रख सकते हो, प्रॉब्लम अच्छा था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम देखो, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इन ग्लिसरीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 पॉइज एंड डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
देन द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब ये अचीव करेगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका अगर एफबीडी बनाएं तो यहां पे एक विस्कस फोर्स लगेगा, एक बायनेंसी फोर्स भी होगा और नीचे mg होगा। सिंस इट इज अटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन से दैट fv इज इक्वल टू mg माइनस fp। सो m की वैल्यू हो जाएगी रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, एंड बायनेंसी फोर्स विल बी रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, क्योंकि पूरा पूरा डूबा हुआ है। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 3696 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर ऑफ x विल बी 7। सो काफी डायरेक्ट प्रॉब्लम था, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, पॉइज का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट प्रॉब्लम, और इस तरीके से सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस पेपर का जैसे आप सॉल्यूशन देखने के बाद ये आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्टली इजी साइड में ही था, सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूले पे या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही थे। इंटीजर्स में कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट साइड में भी थे, अच्छे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो जनरल पैटर्न ऐसा ही रहता है, जैसे लास्ट पेपर जो हमने देखा था शिफ्ट 1 का, उसमें भी ऐसा ही था। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो थे वो काफी इजी साइड में थे, और इंटीजर साइड में कुछ क्वेश्चन जो थे काफी अच्छे मिले थे अपने को। ओवरऑल पेपर फिर से मॉडरेट साइड में ही रखा जाएगा, क्योंकि 11th और 12th पूरे चैप्टर से सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। 11th और 12th के सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है ऑलमोस्ट इस पेपर के लिए, हेंस पूरा कवरेज के बेसिस पे हम इस पेपर को मॉडरेट साइड में रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर अगले पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उस पेपर में कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।